ताकत बन के इकट्ठे चलोगे तो देखो क्या फर्क पड़ता है जब इकट्ठे होगे। चला इकट्ठे मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। अब बेईमानों का राज है यहाँ के नहीं है? बदलना चाहते हो तो बदलने के लिए क्या करना होगा? मैं कहने वाला हूं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बड़े समझदार हो भाई साहब। चलो फिर तो मुझे आगे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। ओ भाई, ऊपर वालों की कृपा सबसे ज्यादा चाहिए। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। तो बेईमानों का राज बदलने के लिए, तख्ता पलट करने के लिए युवा जनप्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित आज के हमारे राजस्थान प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष, लोकसभा में मेरे सहयोगी, मेरे प्रिय मित्र आदरणीय सीपी जोशी जी, बहन विजय राठकर जी जो सह प्रभारी तो हैं, लेकिन महिला मोर्चा के अध्यक्ष से समय से लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारी के समय तक जहां जिम्मेदारी मिलती है वहां पूरी एक घर परिवार छोड़ के वहां पे पूरी मेहनत करती हैं। ऐसी हमारी बहन विजया जी, जिनके नाम ही विजया, तो इनके राजस्थान में आने से भारतीय जनता पार्टी की विजय भी तय है मेरे भाइयों। और मैंने सम्मेलन तो काफी किया युवा मोर्चा के, पर युवा मोर्चा के नए अध्यक्ष अंकित जी से मैं कहना चाहता हूं, तिल रखने की जगह भी इस भवन में नहीं बची और बाहर भी इतनी ही जगह है, बाहर भी इतने ही लोग। देखो, कोई कहता है अंकित चेची जिंदाबाद, कोई कहता आई लव यू अंकित। अरे मेरे भाई, प्यार भी करो, लेकिन उनकी एक पुकार पर गहलोत का तख्ता पलट कर दो। हमारे पुराने साथी हरवंश सिंह जी जो युवा मोर्चा से लेकर अब उपाध्यक्ष के तक, बहन दीप्ति जी, माननीय विधायक अर्शनी जी, जिला प्रमुख, उपस्थित चंद्रनील सिंह चौहान जी, प्रदेश महामंत्री, मेरे पुराने युवा मोर्चा के साथी भाई दीनदयाल जी, राजकुमार बिवाल जी, सारे पदाधिकारी यहाँ पर जो बैठे हैं, सभी चुने हुए प्रतिनिधि, आदर क्योंकि मेरे भाई और बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबकी ओर से आदरणीय सीपी जोशी जी का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे आप सबसे मिलने का अवसर भी दिया और मैं मोदी जी को जाकर वापस बता सकता हूं कि प्रदेश के युवाओं ने ठान लिया है कि गहलोत की सरकार को उखाड़ फेंकना है। ठाना नहीं ठाना है? तो भय, भ्रम और भ्रष्टाचार का प्राय बन चुकी राजस्थान की एक कांग्रेस की सरकार, एक गहलोत सरकार, इनकी लूट से मुक्ति दिलानी है। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, भाई और बहनों, ये सशक्ता राजस्थान, सशक्ता राजस्थान करे यही पुकार, हटा दो ये निकम्मी। युवाओं ने भर दी अहंकार, तोड़ के रहेंगे कांग्रेस का अहंकार। बदलाव की चली प्यार, बदल के रहेंगे भ्रष्ट सरकार। तो मेरे युवा साथियों, जब आप जमीन पे जाएंगे तो हर घर जाना है, हर घर का दरवाजा खटखटाना है, हो रहे अत्याचार अपराध के बारे में एक बार फिर याद करवाना है। और 5 साल पहले श्रीमान अशोक जी ने ये कहा था, मैं राजस्थान को नंबर 1 बनाऊंगा। आज राजस्थान
आप मेरे साथ कह सकते हैं मेरे भाई, मैं सबकी बात सुनना चाहूंगा। इसके बाद आप अंत में नंबर 1 कह सकते हो अगर आपको वो क्षेत्र लगेगा। अगर राजस्थान नंबर 1 बना है तो राजस्थान भ्रष्टाचार में, महिला अपराध में, बेरोजगारी में, बेटी अपमान में, पेपर लीक में, तुष्टीकरण में, भाई भतीजावाद में, तबादला उद्योग में, साइबर क्राइम में, गैंग वॉर में, गैंग रेप में, भू माफिया में, खनन माफिया में, और दलितों के अत्याचार में। कोई ऐसा बचा जहां नंबर 1 ना बचा हो? मंदिर तोड़ने में, मेरे भाई नंबर 1 लेते लेते थक जाओगे। ये जो ग्राफ नीचे गिराया है राज्य का, उसमें भी देश में नंबर 1 राजस्थान की गहलोत सरकार है। ये मैं इसलिए आप सबको कह रहा हूं, ये थोड़े क्षेत्र नहीं है, ये एक के बाद दूसरे क्षेत्र में दिखता है। कैसे? कांग्रेस के राज में राजस्थान का ग्राफ लगातार गिरा है और एक चिंता का विषय है। यहां अगर विकास हुआ है तो केवल कांग्रेसियों का विकास हुआ है और राज्य की जनता का अपमान, महिलाओं के प्रति अत्याचार, दलितों के प्रति अत्याचार, ये बहुत आगे बढ़ गया है। और जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो उसमें कोई एक क्षेत्र नहीं, अनेकों क्षेत्र ऐसे दिखते हैं जहां पर राजस्थान में एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचार। एक और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 3,60,000 करोड़ रुपए पूरे देश भर के लिए दिया, हर घर को नल से जल देने के लिए। और उसमें जिम्मेदारी किसी को दी तो राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत जी को दी कि देश के हर घर में नल से जल दिला दो। जब वो राजस्थान के लिए उन्होंने पैसे दिए तो राजस्थान में कहा जाता है कि 20,000 करोड़ तक का जल जीवन मिशन में घोटाले की बू आती है। अरे नल से जल तो क्या पहुंचाना था, वहां से भी कुछ भी निकालने में कसर नहीं छोड़ी इन लोगों ने। घरों तक नल तो पहुंचा नहीं, लेकिन अपने घर की तिजोरियां भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज पूरा देश देख रहा है कि राजस्थान के पीपलखूंट में कैसे 1,000 करोड़ की खान को कितने में बेच दिया? 5 करोड़ में बेच दिया। क्या ये सच है? इसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। आज एक के बाद दूसरा घोटाला यहां का दिखता है। क्या नया उद्योग खोलना हो तो उसमें किस तरह से पैसे दिए जाते हैं, भ्रष्टाचार में नंबर 1 राजस्थान बनता चला जाता है। और जहां कहीं और कुछ ना मिले तो तबादला उद्योग में भी एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी इस राजस्थान में हुई। जहां मैं साइबर अपराध की बात करता हूं तो 5 वर्षों में 10 लाख से ज्यादा अपराध यहीं पर हुए हैं। राजस्थान में साइबर क्राइम नंबर 1 पर है और गैंग वॉर चरम पर है। 7500 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई। अगर मैं महिलाओं की बात करूं मित्रों, कुल मिलाकर अपराध की घटनाएं और जो मुकदमे दर्ज हुए वो 2 लाख से ज्यादा पूरे राजस्थान में हुए हैं और 30,000 से ज्यादा तो दुष्कर्म की घटनाएं। ये आंकड़े अपने आप में दिखाता है कि राजस्थान की स्थिति क्या है। जहां आपराधिक मामले इतने दर्ज हो जाए, 30,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना हो, प्रतिदिन 17 बहन बेटियों के साथ इस तरह की दुराचार की घटनाएं सामने आए, क्या वो राजस्थान की सरकार को एक दिन भी और रहने का अधिकार है क्या? क्या उसको उखाड़ फेंकेंगे? क्या कांग्रेस की सरकार को उखाड़ेंगे? क्या राजस्थान में कमल का फूल खिलाएंगे? अरे मुझे ये सुनकर हैरानी होती है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कहता है कि 50% से ज्यादा मुकदमे फर्जी हैं। अगर फर्जी है तो तुम्हारी सरकार ने क्या कदम उठाए? अगर तुम्हारा एक मंत्री कहता है कि ये मर्दों का प्रदेश है तो दिखता है कि तुम महिलाओं के प्रति किस नजरिए से देखते हो, क्योंकि तुम्हारे नेता ठहाके लगाकर हंसते हैं। ये बहनें तुम्हें माफ नहीं करेंगी, बहनें माफ नहीं करेंगी। और मेरे युवा साथियों, अगर प्रदेश की बहू बेटियों को, महिलाओं को
न्याय दिलाना चाहते हो तो गहलोत सरकार को उखाड़ कर फेंक दो और एक ईमानदार सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बना दो। भाई और बहनों, जैसी भाषा ये लोग बोलते हैं और दलितों के लिए तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन दलित युवती के सामने, उसके पति के सामने उसका गैंगरेप होता है और वो पीड़िता बेचारी न्याय के लिए मांग करती रहती है और अपराधी उसका वीडियो बनाते हैं और वायरल कर देते हैं। यही मुख्यमंत्री के घर से 5 किलोमीटर दूर वैशाली नगर में एक 10 साल के बच्चे के सामने उसकी मां के साथ बलात्कार किया जाता है। वो पेट्रोल छिड़क के अपने आप को आग लगा देती है। क्या किया मुख्यमंत्री जी आपने? यही नहीं, एक आदिवासी युवती का गैंगरेप करके उसको एक कुएं में डालकर मार दिया गया। आज ही देश भर में राजस्थान की क्या छवि बनाई। बाड़मेर में शुक्र खान ने एक महिला का रेप करके उसको जिंदा जला दिया। 15 साल की दलित बच्ची के साथ एक विशेष समुदाय के 2 दर्जन से लोगों ने बलात्कार किया। अब मैं ऐसी ना अनेकों घटनाएं, मेरे पास 18 पन्ने हैं जिसके ऊपर सैकड़ों घटनाएं लिखी हुई। मुझे तो कहते हुए शर्म आती है, लेकिन राजस्थान सरकार को शर्म नहीं आती। उनके मंत्री तो कहते हैं मर्दों का प्रदेश। अरे चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, मर जाना चाहिए था जब ये स्टेटमेंट उस नेता ने की और मुख्यमंत्री और बाकी लोग हंसते हैं। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है राजस्थान। यहां का नौजवान सेना में अपना बलिदान देकर देश की सीमाओं को सुरक्षित रखता है, तो हम कहते हैं वीरों का देश है, वीरों का प्रदेश है तो राजस्थान है। हमारे सैनिकों ने हमारा सम्मान बढ़ाने का काम किया, लेकिन उस राज्य को बदनाम करने का काम मत कीजिए। यहां पर मुख्यमंत्री के बहुत नजदीक एक कांग्रेस की केंद्रीय नेता है, वो कहती हूं लड़की हूं क्या कर सकती है? राजस्थान में लड़ने के लिए नहीं आई। क्या यहां की रोज की 17 ऐसी घटनाएं बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ होती प्रियंका गांधी जी को नजर नहीं आई? भाई बहन दुनिया भर का भ्रमण करने तो चले जाते, जहां कहीं अपराध की घटना हो महिलाओं के साथ, राजस्थान की बहन बेटियों के साथ हुआ। दोनों भाई बहन में से कोई नहीं गया। राहुल गांधी जी बांसवाड़ा आकर चले गए, लेकिन भीलवाड़ा नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्या वहां पर किसी बेटी के साथ, किसी की बेटी के साथ, किसी महिला के साथ अपराध नहीं हुआ? राजस्थान की जनता जवाब मांगेगी, आपके भ्रष्टाचार के भी, आपके अपराध की घटनाओं के भी। और श्रीमान राहुल गांधी जी जब राजस्थान आओ तो एक बात का उत्तर जरूर देना। 5 साल पहले आप वायदा करके गए थे प्रदेश के किसानों से कि सभी का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। मैं पूछता हूं आप सबसे चुने हुए प्रतिनिधियों से, युवा साथियों से, क्या राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ हो गया? क्या कर्जा माफ हुआ? अरे राहुल गांधी जी सुनिए, और मेरे मीडिया के मित्रों आप भी एक बार देखिए और फिर बताइए। मैं सबको कहता हूं, जिसको लगता है कि राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, वो मेरे इस बात का जवाब देके हाथ खड़ा करके जवाब देंगे। क्या राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ हुआ? क्या राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ हुआ? अरे युवा बेरोजगारों को 3500 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता मिलना था, मिला? आप सभी को रोजगार मिलना था, मिला? राहुल गांधी जी जितना मर्जी लेह लद्दाख चले जाइए, जितने मर्जी कश्मीर में जाके बर्फ के गोलों के साथ प्रियंका गांधी जी के साथ खेल लीजिए, हमें उसमें कोई गुरेज नहीं। अरे आप तो अपनी सरकारों के समय कश्मीर भी नहीं जा पाते थे। ये मोदी की सरकार आई 370 से। पंडित नेहरू जी ने देश को एक ऐसा जख्म दिया था 370-35 से, उसका सदा सदा के लिए इलाज किया तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया।
झंडा नहीं चढ़ाया जाता था, पाकिस्तान का झंडा लेके चढ़ जाते थे। जब मैं वहां पर लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के पूरे जेल में डाल दिया गया, नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी को जेल में डाल दिया गया, हमारे वहां पर युवा मोर्चा के जो साथी गए उनकी हड्डियां तोड़ के जेल में डाल दिया गया, शरीर पर ऐसे निशान डाल दिए गए कि आप इतनी यात्रा तो किसी अपराधी के साथ भी राजस्थान में नहीं होती जितनी यात्राएं हमें तिरंगा झंडा फहराने के लिए झेलनी पड़ी। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद 370-35 से गया तो आज उसी लाल चौक पर तिरंगा झंडा साल में कभी भी जाकर फहरा लो, भारत माता की जय कभी भी जयकारा लगा। मित्रों, राहुल गांधी जी और गहलोत सरकार ने कर्जे माफ तो क्या करने थे, उल्टा किसानों ने इसने किसानों की जमीन की कुर्की करा दी। 19,422 किसानों से उनकी जिंदगी का आधार, उनकी जमीन को छीन लिया। राहुल गांधी जी क्या 19,422 किसानों के पास गए जिनकी जमीनें ले ली गई और स्वयं राज्य सरकार ने विधानसभा में माना। और यही नहीं मित्रों, फसल खराब हुई तो मुआवजा भी नहीं दिया और एमएसपी से नीचे अपनी फसल को बेचने के लिए किसान बाजरे की फसल को बेचने के लिए मजबूर हो गए। कहां है गहलोत सरकार? लूटने में लगी, किसानों का भला करने में नहीं लगी। और बिजली के दाम, जैसे यहां भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया, वहां पर बिजली के दाम भी दुगने बढ़ गए हैं किसानों को जो मिलती है। और लंपी वायरस से 12.5 लाख गाय उनकी मृत्यु हो गई। मित्रों, ये आंकड़े रखने आप सबके सामने इसलिए जरूरी है क्योंकि आप युवा भी हैं, चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, आज युवाओं की हालत ये है कि हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है राजस्थान में। इनकी वेबसाइट बताती है 20 लाख तो वहीं पर ही है और 50 लाख से ज्यादा मानते हुए वो बेरोजगार है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया और युवाओं को झांसा देकर पिछली सरकार बनाई थी, आज हॉल के अंदर और हॉल के बाहर जितने युवा खड़े हैं वो ये युवा शक्ति बताती है कि गहलोत की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कमल का फूल जल्दी ही खिला देंगे। मेरे भाई, बनाएंगे नहीं बनाएंगे? अरे सीपी जोशी जी को बताना पड़ेगा, विजय जी को बताना पड़ेगा, भाजपा की सरकार बनाएंगे, गहलोत सरकार उखाड़ फेंकेंगे। मित्रों, यही नहीं, पेपर लीक से तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। पेपर लीक से कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा? पेपर ऐसा लगता है पेपर अब पता चल गया, पेपर लीक का सही मामले में प्रभाव युवाओं पर हुआ है। हर किसी की जुबान पर पेपर लीक का नाम दिलो दिमाग पर पूरी तरह से याद है ना। तो जब तक वोट पड़ना जाए तब तक याद भी रखना, बाकियों को याद भी करवा देना, क्योंकि राजस्थान में शिक्षकों के हर 2 में से 1 पद खाली है और 5 साल में भर नहीं पाए क्योंकि पेपर लीक 17 बार पेपर लीक होने के मामले सामने आए। तो देश भर में पेपर लीक पर नंबर 1 ये कैसी सरकार है? मित्रों, यही नहीं, अगर आप देखेंगे सांप्रदायिक दंगे राजस्थान में, महिला अपराध राजस्थान में, युवाओं को बेरोजगारी राजस्थान में, आखिरकार ये सब यहीं तक नहीं रुके।
कर्जा लेने में भी पिछली बार से लेके अब तक 5 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा दिया है। किस पर? राजस्थान पर, गहलोत सरकार पर। अरे मेरे भाइयों और बहनों, ये कैसी सरकार है जो ना रोजगार दे पाई, ना किसानों के कर्जे माफ कर पाई, ना महिलाओं पर अपराध रोक पाई और ना ही प्रदेश का विकास करवा पाई, लेकिन लूटने के काम में नंबर 1 आई, अपराध के मामले में नंबर 1 आई और कर्जा चढ़ाने पे भी 5 लाख करोड़ से ऊपर करके दिखाई। ये कैसी सरकार है और कैसे आप लोग ऐसी सरकार को झेल सकते हो? मित्रों, आपका काम है घर घर जाना और अभी 1 सितंबर से कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। देश की सरकार एक कार्यक्रम शुरू कर रही है, उसका नाम है मेरा माटी मेरा देश। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं देश के, ध्यान से सुनिए, देश में आखिरी कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव का मेरा माटी मेरा देश होने जा रहा है। इसका पहला चरण अमृत कलश यात्रा, ये हर गांव के हर घर में कलश लेके जाना है, हर घर की मिट्टी को लेना है, शपथ दिलानी है पंचप्रण की और वो मिट्टी लेकर आपको पूरे गांव में घर घर में जाकर मिट्टी इकट्ठी करनी। किसी घर में मिट्टी नहीं तो चावल के कुछ दाने डलवा लेने और फिर 15 सितंबर तक, 1 से 15 सितंबर तक आपको इसको करना है। फिर हम लोग इसका अगला चरण 2 अक्टूबर के बाद करेंगे, जब ब्लॉक स्तर पे इसका एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जहां हर घर के नौजवान और वहां के बुजुर्ग ये मटकी, ये कलश लेके, अमृत कलश लेके ब्लॉक स्तर पे जाएंगे और फिर ब्लॉक से हम उनको प्रदेश और फिर देश की राजधानी पे कर्तव्य पथ पे बुलाने का काम भी करेंगे और मोदी जी आप सबको वहां पे संबोधित भी करेंगे। ये ऐसा कार्यक्रम है जिसको हमें घर घर जाना ही। आप में से अमृत कलश यात्रा निकालने के लिए कौन कौन तैयार है, जरा हाथ खड़ा करके बताएं। ये सफेद शर्ट वाले मेरे 5-6 भाई पीछे तैयार नहीं है, आप अपना मन बना लेना भाई, अगर लगे बाकी लोग तैयार हैं। जिसको कुर्सी नहीं मिली उन्होंने सबसे पहले हाथ खड़े किए अगले बार। भाइयों बहनों, अगर हर घर तक नहीं जाएंगे तो वोट मांगने अगर अपने घर तक भी ना जाओ तो कई बार घर वाले भी कहते वोट मांगने तो दूसरा आया था। वोट मांगने के लिए जब चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी तब आपने जरूर जाना है, वो समय का काम है वोट मांगने का। और जैसे पार्टी तय करेगी, जैसे माननीय सीपी जोशी जी तय करेंगे, वैसे हम सबको करना ही है। लेकिन उससे पहले तो देश के लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना है, हमारे सैनिक जिन्होंने अपनी शहादत दी थी उनका सम्मान करना है, शिला फलकम लगाने का काम हर स्कूल में करना है। कुछ कार्यक्रम अब तक हुए लेकिन अब बड़े स्तर पर 1 सितंबर से शुरू होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब तक आचार संहिता नहीं लगती उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन करेंगे बाद में, लेकिन कोई घर ऐसा ना रहे जहां पे राजस्थान के हर घर की मिट्टी ना आए, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां के वीरों ने अपना बहुत बड़ा योगदान महाराणा प्रताप के जमाने से लेकर आज के नौजवानों तक दिया है। तो बलिदान, अगर महाराणा प्रताप के समय से हमारे सैनिकों का बलिदान अब तक हुआ है, मैं आपको बलिदान देने के लिए नहीं, आपको योगदान देने के लिए कह रहा हूं। क्या आप योगदान देने के तैयार हैं? क्या योगदान देने के तैयार हैं? अमृत कलश यात्रा निकालने के लिए तैयार हैं? भाई और बहनों, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अभी 3 कार्यक्रम इसके बाद और हैं। भाई सीपी जोशी जी, एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। ये राजस्थान में जब कोविड की समस्या आई पूरे देश भर में, ये राजस्थान एक ऐसा प्रदेश देखा गया और इसकी व्यवस्था ऐसी थी कि गहलोत की लूट उस समय भी नहीं रुकी। उस समय भी कोविड वैक्सीन जो आपको मुफ्त में लगाने के लिए मोदी सरकार ने भेजी थी, वो भी कभी कूड़े के डब्बों में, कभी प्राइवेट अस्पतालों में देखने को मिली, कभी बेचते हुए दिखे। जिन्होंने कोविड में भी नहीं छोड़ा वो आपको कब छोड़ेंगे?
उस समय नहीं छोड़ी, अब भी नहीं छोड़ेंगे। अब समय आ गया है, हमें इनको छोड़ना है, कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाना है और भारतीय जनता पार्टी को लड़ना। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं और ये जिम्मेदारी एक युवा अध्यक्ष के कंधों पर है, सीपी जोशी जी के। एक नौजवान को अवसर मिला है प्रदेश का अध्यक्ष बनने का। क्या प्रदेश का युवा सीपी जोशी जी के साथ खड़ा है? क्या पूरी ताकत लगा दोगे? क्या हमारे अध्यक्ष जी के कहने पे घर घर जाओगे? क्या घर घर से वोट मांगोगे? क्या कमल का बटन दबाओगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओगे? क्या मोदी जी की झोली में सरकार डालोगे? तो बोले भारत माता की। भाई और बहनों, ये भू माफियों से, खनन माफियों से, अपराधियों से, भ्रष्टाचारियों से इस राज्य को मुक्ति दिला दो, वापिस एक बार विकास की पटरी पर चला दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हमारा राजस्थान पीछे नहीं रहेगा। हमारा राजस्थान देश के सबसे अग्रणी राज्यों में हमारा राजस्थान आएगा, इस बात का विश्वास आपको दिला सकता हूं। आखिरकार केंद्र की योजनाओं को प्रदेश में लागू कराने में सरकार विफल क्यों रहती है? योगी जी वहां से अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं, यहां पे मनोहर लाल खट्टर जी करते हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार और राजस्थान उनके लिए एक शरण स्थली बन जाता है। यहां की सरकार क्यों चुप रहती है? क्यों चुप रहती है? सवाल सबके सामने खड़ा होता है। यहां पर दंगइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती? और जब उदयपुर की घटना घटी उसके बाद किसी ने राहुल गांधी जी का बयान सुना? आप सबको राहुल गांधी जी का बयान उस समय के बाद सुनना चाहिए। वो कितने हल्के में ऐसे बयानों को लेते हैं क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते। इन लोगों ने जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पे ही वोट पाया है और कमाया है। सरकारें बांट के ही बनाते रहे, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ, हमने सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ आगे चले। हमने अगर 12 करोड़ बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर दिए तो ना ये देखा कौन हिंदू है, कौन ईसाई है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है। जब 4 करोड़ पक्के मकान बना कर दिए तो ये नहीं देखा कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। जब 13 करोड़ शौचालय बना कर दिए तब भी नहीं कोई देखा, ना उज्ज्वला में, ना बिजली कनेक्शन में, ना उजाला योजना में, कहीं हमने कोई भेदभाव नहीं किया। और जब कोविड आया तब भी 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम और 80 करोड़ जरूरतमंदों को 2.5 साल तक मुफ्त में अनाज देने का काम भी दुनिया में कोई कर पाया तो नरेंद्र मोदी जी कर पाए हैं, नरेंद्र मोदी जी कर पाए। इसलिए मित्रों, 157 देशों को वैक्सीन और दवाइयां देने का काम दुनिया में कोई देश कर पाया तो वो भी भारत ने करके दिखाया है, नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। हमने कोविड के समय में देश को आगे बढ़ाया। आज से 9 साल पहले भारत लड़खड़ाती, चरमराती अर्थव्यवस्था थी जब मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार थी। लड़खड़ाती, चरमराती अर्थव्यवस्था देकर गए थे, दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। लेकिन ईमानदार सरकार नरेंद्र मोदी जी की आई, चारों तरफ विकास, विकास और विकास चलाया, ईमानदारी से सरकार चलाई, कोविड के संकट से भी बाहर निकालकर दिखाया। 10वें नंबर से दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने भारत को बनाया, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया। और अब जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। मित्रों, यही नहीं, 17.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम पिछले 9 वर्षों में हुआ, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी ने 8 साल में करके दिखाया है। ये ताकत है नरेंद्र मोदी जी के काम करने की। और जब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बन जाएगी, जैसे उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ, माफिया मुक्त हुआ और विकास की पटरी पर तेजी से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है, हरियाणा ने विकास किया है, ऐसे भाजपा शासित अन्य राज्य असम से लेकर अन्य ने काम किया।
राजस्थान में भी डबल इंजन सरकार बना दो, हम भी दुगनी रफ्तार के साथ विकास करवाएंगे। इस बात का विश्वास आपको दिलाता हूं। युवाओं को उनके हक दिलाएंगे, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विकास विकास और विकास ही करके दिखाएंगे। आदरणीय सीपी जोशी जी आपको, भाई अंकित जी आपको, बहन विजया जी आपको और आपकी सारी टीम को इस शानदार कार्यक्रम के लिए और सबसे ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधियों और इस युवा शक्ति को जिसने आज के कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। आज सीट तो बची नहीं, पांव रखने की जगह भी हॉल में नहीं बची। ये दिखाता है राजस्थान के युवाओं ने मन बना लिया है, गहलोत सरकार से मुक्ति पाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। तो बोले भारत माता की, भारत माता की। भाई मीडिया वाले भाई मेरे नहीं, जिन्होंने हाथ खड़े करके नारे लगाते हैं इनकी तरफ तस्वीर दिखाओ सबको। भारत माता